गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग एक नए टॉपिक को करते हैं। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूनिट 3 के अंदर ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और उसको सिलसिलेवार ढंग से लिख चुके हैं कि साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा ऑलरेडी मेंशन है सिस्टेमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन एज अ टूल टू डिस्कवर or verify theoretical principles and working on locally significant projects involving science and technology। ये जो टॉपिक है ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसको अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। तो पहले मेरा प्रयास ये होगा कि इस टॉपिक को पहले आप समझ लीजिए कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहता है, पहले उसको आप समझिए। क्योंकि ये बिना समझे ये पूरा जो है आपको बहुत मुश्किल सा प्रतीत होगा, हार्ड लगेगा समझना इसको। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो पहले उसके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। देखिए, चूँकि जैसा कि यूनिट 3 आप देख रहे हैं कि साइंस करिकुलम के ऊपर बेस्ड है। साइंस करिकुलम की क्या खासियत होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, क्या उसकी प्रकृति है अल्टीमेटली, और साइंस करिकुलम कैसे अन्य विषयों के करिकुलम से भिन्न होता है, उन खासियतों पर हम लोग चर्चा करते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। तो उसी सिलसिले में एक बात कही गई कि अगर हम विज्ञान के पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर देखते हैं तो विज्ञान के पाठ्यक्रम में सिस्टेमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन की चर्चा है। सिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टेमेटिक का मतलब होता है व्यवस्थित, और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है प्रयोग या प्रयोग कार्य। तो आप देखिएगा कि व्यवस्थित प्रयोग या व्यवस्थित प्रयोग संबंधी कार्य, ये विज्ञान के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं। व्यवस्थित प्रायोगिक कार्यों को, एक्सपेरिमेंटल वर्क को विज्ञान के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से शामिल किया जाता है और इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये जो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन है, व्यवस्थित ये जो प्रयोग हैं, व्यवस्थित प्रयोग, ये एक उपकरण के समान है, एक साधन के समान है, एक टूल है जो करता क्या है, डिस्कवर मतलब नए ज्ञान का पता लगाता है, किसी भी नए विषय वस्तु का पता लगाता है, नए कॉन्सेप्ट का पता लगाता है। डिस्कवर मतलब होता है पता लगाना। तो ये जो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन है, मतलब व्यवस्थित जो प्रयोग कार्य हैं या प्रयोग संबंधी कार्य हैं, जिसे कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से शामिल किया जाता है, ये वास्तव में एक उपकरण के समान है। किस लिए भाई? तो ये उपकरण के समान है नए चीज़ों को पता लगाने के लिए, नए ज्ञान के संबंध में पता लगाने के लिए, या फिर वेरीफाई करने के लिए थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स को। थियोरेटिकल मतलब होता है सैद्धांतिक, थियोरेटिकल हो गया सैद्धांतिक, और प्रिंसिपल्स होता है कोई भी नियम। तो सैद्धांतिक जो नियम होते हैं विज्ञान में, आप देखिएगा विज्ञान विषय में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, बहुत सारे थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स होंगे, सैद्धांतिक नियम होंगे जिसको आप पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ वगैरह आप पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। तो कहता है कि उन सिद्धांतों के जो नियम होते हैं, थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स का अर्थ हो गया कि सैद्धांतिक नियम, उसको वेरीफाई करने के लिए, मतलब उसकी पुष्टि के लिए भी ये जो है आवश्यक है। क्या? जो आपका व्यवस्थित प्रयोग संबंधी कार्य, जिसको कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क जिसको कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है विज्ञान के पाठ्यक्रम में, इसका सीधा ये उद्देश्य यह है कि यह उपकरण के समान कार्य करता है, साधन के समान कार्य करता है, ताकि नए ज्ञान का पता लगाया जा सके और जो सैद्धांतिक नियम हैं विज्ञान के, उसकी पुष्टि की जा सके। मतलब ये वेरीफाई किया जा सके कि हाँ, जो उसके जो सैद्धांतिक नियम हैं वो वास्तव में
जिस उद्देश्य के लिए इन्हें तैयार किया गया है, वास्तव में वे उस उद्देश्य की को पूरा करते हैं या नहीं, बेसिकली उन चीज़ों की पुष्टि के लिए यह टूल के समान है। ये जो व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य हैं विज्ञान के पाठ्यक्रम में, वो साधन के समान है। इतना ही नहीं, ये कहता क्या है कि आप ये भी देखेंगे, केवल इससे विज्ञान के पाठ्यक्रम में केवल सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब व्यवस्थित प्रायोगिक कार्यों को या प्रयोगों को शामिल कर लेने से केवल नए ज्ञान की प्राप्ति या फिर सैद्धांतिक नियमों की पुष्टि में ही सहायता नहीं मिलती, बल्कि आप देखेंगे कि इन प्रायोगिक कार्यों की सहायता से आप देखोगे कि जो लोकली प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप देखते हैं कि बहुत सारे विज्ञान के पाठ्यक्रम में उन विषय वस्तुओं की चर्चा की जाती है जो कि लोकल स्तर पर, मतलब स्थानीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो उन विज्ञान प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों पर कार्य करता है। तो आप जब स्थानीय प्रोजेक्ट कह लीजिए जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोजेक्ट है, उसको भी समझने में आपको हेल्प करेगा या उसे समझने में एक साधन के समान काम आएगा। कौन? यही आपका जो प्रायोगिक कार्य है, आपका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, आप जो विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रयोग शामिल करते हैं क्योंकि कोई भी विज्ञान का पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल विषय वस्तु को ही समाहित नहीं करता, उसमें निश्चित रूप से प्रैक्टिकल के प्रावधान हैं, मतलब उसमें निश्चित रूप से प्रायोगिक कार्यों को समाहित किया जाता है और विद्यार्थियों को बाध्य किया जाता है कि वे प्रयोगशाला में अपने शिक्षकों के साथ जाएं और वहाँ पर उन सिद्धांतों को, उन नियमों को जिसे वे अपने जनरल क्लासरूम के अंदर सीखे हैं, और वो वहाँ जाकर प्रैक्टिकल रूम में जाकर के, लेबोरेटरी में जाकर के उसे अपने हाथों से करें और स्वयं करके अनुभव प्राप्त करें और यह देखें कि वास्तव में जिन सिद्धांतों को, जिन वैज्ञानिक नियमों के बारे में उन्होंने पढ़ा है, वो वास्तव में उस रूप में हैं या नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। तो यही चीज़ यहाँ पर साबित करने की चेष्टा की गई है, आपको समझाने की चेष्टा की गई है कि कैसे हम प्रायोगिक कार्य जो शामिल करते हैं पाठ्यक्रम के अंदर, वे हमें कई कार्यों को करने में सहायता करते हैं, जैसे नए ज्ञान की प्राप्ति में, नई चीज़ों को डिस्कवर करने में। इतना ही नहीं, जो सैद्धांतिक नियम बनाए गए हैं विज्ञान के, उसे समझने में, उसकी पुष्टि करने में, उसे वेरीफाई करने में। इतना ही नहीं, कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित अगर प्रोजेक्ट है, स्थानीय स्तर का प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके क्रियाकलाप को समझने में भी हमें अगर कोई सहायता करता है तो वो सहायता कौन करता है? यही हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क, जिसे हम विज्ञान के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देते हैं। तो ये टॉपिक इन्हीं चीज़ों पर आधारित है और इससे जब प्रश्न पूछेगा आपको तो उसका प्रारूप बदलेगा। वो क्या करना चाहेगा, वो यहीं से या तो पूछ सकता है कि आप बताएं कि क्यों जो विज्ञान के पाठ्यक्रम में इन प्रायोगिक कार्यों को शामिल किया जाता है। एक इस तरीके से प्रश्न का प्रारूप तैयार कर सकता है। दूसरे रूप में प्रश्न को बदल सकता है कि आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित प्रयोगों को शामिल कर लेने से नए नए ज्ञान के संबंध में पता लगाना सरल हो जाता है, या वैज्ञानिक सिद्धांतों की पुष्टि करना सरल हो जाता है। तो एक सरल हो जाता है, कैसे समझाएं? एक ये इस तरह से प्रश्न का प्रारूप तैयार हो जाएगा। एक प्रश्न और बन जाएगा, जैसे कि क्या आपके अनुसार वैज्ञानिक पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक प्रयोगों को शामिल करने से विज्ञान एवं तकनीकी विषय वस्तु पर आधारित प्रोजेक्ट्स अथवा क्रियाकलापों को समझना आसान हो जाता है?
कैसे समझाएं। तो एक इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये अगर आप विषय वस्तु समझेंगे तो वो किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप बता देंगे। अब आप जब अपना आंसर तैयार करिएगा तो उस आंसर में आपको यही साबित करना होगा कि आखिर जब हम विज्ञान के पाठ्यक्रम में ये जो हम प्रायोगिक कार्यों को, प्रैक्टिकल वर्क को शामिल करते हैं, तो ये कैसे हमें इन सारे कार्यों को करने में हेल्प करता है या क्यों हेल्प करता है, इसे आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा। तो ये कैसे संभव हो पाता है, हम प्रायोगिक कार्य को शामिल कर लेने से हमें कैसे आसानी हो जाती है, वो अगर आप साबित कर देते हैं अपने तर्क से, अपने एक्सप्लेनेशन से, तो आप इसका उत्तर दे देंगे कि हाँ भाई, यही वो कारण है जिसके चलते विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्यों के शामिल कर लेने मात्र से ही नए ज्ञान की प्राप्ति में सहायता हो जाती है। और इतना ही नहीं, जो विज्ञान के सैद्धांतिक नियम हैं उन्हें उनकी पुष्टि करना आसान हो जाता है, या विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित कोई भी प्रोजेक्ट वर्क को समझना आसान हो जाता है। तो अपने एक्सप्लेनेशन से आपको साबित करें। अब एक्सप्लेनेशन में आपको आसानी होगी समझने में, ज़रा सा आप इसको समझते चलिए। यहाँ पर हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब मैं उस पर बात करता हूँ। क्या हम लोग साबित करना चाहेंगे अपने, जब हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें जब एक्सप्लेन करेंगे तो किन चीज़ों की चर्चा करेंगे जो आपको आसान लगेगा समझने में। थोड़ा सा आप इस एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए। देखिए, विज्ञान विषय की एक अपनी खूबी है, और वह जो विज्ञान विषय है उसकी विशेषता यह होती है कि ये अन्य विषयों से अलग है। जैसे आप अगर कला को ले लीजिए, या फिर आप साहित्यिक विषयों को ले लीजिए, या फिर आप लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट को ले लीजिए, ये उससे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि विज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है कि विज्ञान विषय प्रूफ खोजता है। ये अगर आप कह देंगे कि 2 और 2 4 होता है, आप मान लो, तो विज्ञान विषय का विद्यार्थी 2 और 2 4 नहीं मानेगा। तब तक नहीं मानेगा जब तक कि वो उसको साबित करके आप नहीं दिखाइएगा कि ये देखिए, इस विधि से 2 और 2 4 होते हैं, ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो जब तक आप प्रूफ नहीं कीजिएगा, साबित नहीं कीजिएगा, तो विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं होगा। विज्ञान विषय का विद्यार्थी को प्रूफ चाहिए। प्रूफ नहीं तो वो तैयार ही नहीं होगा आपकी बात पर यकीन करने के लिए। तो एक ये खासियत हो गई कि भाई इसमें प्रूफ देना होता है। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत हो या वैज्ञानिक विषय वस्तु हो, यदि आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो यह बात निकल कर आएगी कि उसका एक वैज्ञानिक प्रूफ होता है जिसको आपको समझना, जानना आवश्यक है। और आइए आपको वैज्ञानिक विषय या वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत के विषय में और बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं या वैज्ञानिक जो नियम होते हैं, आप देखेंगे कि वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, उसके क्रम निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी घटना को देख रहे हैं तो उस घटना के पीछे एक निश्चित कारण होगी। उस कारण को जब आप विश्लेषण करेंगे कि उसका क्या कारण है, तो उसमें आपको एक तारतम्य दिखाई पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ेगा कि अच्छा, इन कारणों से ऐसी घटना घटी है। अब उसका जनरलाइजेशन होगा, सामान्यकरण हो जाएगा कि जब जब ऐसे कारण होंगे तब तब हमें ऐसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। यह चीज़ निकल कर सामने आने लगेगा, इसको हम सामान्यकरण कहते हैं। तो ये आपको गुण दिखाई पड़ेगा वैज्ञानिक सिद्धांतों में। ऐसा नहीं है कि अगर कारण ऐसा है तो उसका परिणाम हर बार बदल जाएगा। एक जैसे कारण के लिए एक जैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। तो ये एक निश्चित तारतम्य दिखाई पड़ेगा, एक निश्चित ऑर्डर दिखाई पड़ेगा, एक निश्चित क्रम दिखाई पड़ेगा आपको वैज्ञानिक तथ्यों में, वैज्ञानिक नियमों में, वैज्ञानिक सिद्धांतों में। तो उसे आपको समझने की ज़रूरत होगी। और समझिए, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं या जो वैज्ञानिक नियम होते हैं, वो रिलायबल होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, उसकी अपनी एक रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, मतलब सार्थक होगा। किसी न किसी उद्देश्य से उस कार्य को किया जाएगा और अंततः उस कार्य को करके एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति की जाती है विज्ञान के अंदर या वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से। तो वो सार्थकता आपको दिखाई पड़ी। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना घटी है तो वो फिजूल की घट गई, उसका कोई परिणाम नहीं आया या उसका कोई कारण नहीं होगा। ऐसा नहीं है। विज्ञान में हर घटना के पीछे एक निश्चित कारण होगा
जो व्याप्त है उसे उसका विश्लेषण करना होता है, उसकी सार्थकता होती है कि भाई ये घटना अगर घटी है तो क्यों घटी है, अगर कोई वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ तो वो सार्थक है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं, जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया वैज्ञानिक सिद्धांत को, क्या वह उस सिद्धांत की पूर्ति करने में सक्षम है या नहीं, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा आपको। और अगर करने में सार्थक नहीं है तो निश्चित रूप से तब आप ये अध्ययन का विषय होगा। तो सार्थकता का गुण पाया जाता है, विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब जब जब आप एक जैसे प्रक्रिया को अपनाएंगे तो एक जैसा परिणाम प्राप्त होगा आपको। तो एक उसमें जो रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता पाई जाएगी। आप अगर 2 और 2 4 होता है तो पृथ्वी पर 2 और 2 जोड़िएगा तो 4 होगा, और चंद्रमा पर भी जाके जोड़िएगा तो 2 और 2 4 ही होगा। मतलब रिलायबिलिटी पाई जाएगी, विश्वसनीयता पाई जाएगी। ये नहीं कि पृथ्वी पर तो 2 और 2 4 हो जाएगा और चंद्रमा पर 2 और 2 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उसमें रिलायबिलिटी के गुण पाए जाते हैं, उसका अपना व्यवहारिकता का गुण पाया जाता है कि व्यवहारिक रूप में वो किस तरह से परिलक्षित होगा। वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत किस तरीके से व्यवहारिक रूप में वो दिखाई पड़ेगा, उसकी एक अपनी प्रकृति होती है, तो उसको जानने की आवश्यकता है। तो उसी तरीके से मैंने कहा आपको कि वैलिडिटी है, उसी तरीके से इसकी अपनी रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है। उसी तरीके से इसका अपना एक एप्लीकेबिलिटी होता है, मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। फिर उसी तरीके से आप देखेंगे कि इसका अल्टीमेट यूज़ होता है, किन किन सेक्टर्स में इनका यूज़ है वो हमें समझना होगा। तो क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत जो होता है वो निरर्थक नहीं हो सकता, तो उसका जो अल्टीमेट यूटिलिटी है, उसकी सार्थकता क्या है, वो समझने की ज़रूरत होती है। और इतना ही नहीं, जो एक प्लानिंग के तहत कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन होता है, तो इन जो जिन खासियतों की हम लोगों ने अभी बात की कि वैज्ञानिक अगर सिद्धांत है, अगर वैज्ञानिक नियम है, अगर वैज्ञानिक सिद्धांत है, या कोई वैज्ञानिक डिस्कवरी है, खोज है, तो उसमें ये सारे गुण पाए जाएंगे। उसके निश्चित उद्देश्य होंगे, उसके अपने निश्चित कॉन्सेप्ट होंगे, उसकी अपनी एप्लीकेबिलिटी होगी, उसका अपना प्रैक्टिकेबिलिटी होगा, उसकी अपनी व्यवहारिकता होगी, उसके व्यवहार के अपने नियम होंगे, उसका अपना कंपोजिशन होगा, उसका अपना एक निश्चित ऑर्डर होगा कि किस ऑर्डर में वो वैज्ञानिक घटना घटेगी, या वैज्ञानिक सिद्धांत अगर है तो उसके जो निश्चित क्रम क्या हैं, वो सब कुछ निश्चित होगा। हाँ, उसके तत्व क्या होंगे वो सब कुछ निश्चित होगा, उसमें तारतम्य दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई तारतम्य नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। तब आप समझेंगे कि ये अमुक घटना वैज्ञानिक घटना है, या अमुक खोज वैज्ञानिक खोज है, या अमुक जो प्रोजेक्ट है वो वैज्ञानिक क्रियाकलापों पर आधारित प्रोजेक्ट है, या जो वैज्ञानिक नियम है या वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो उसकी यही सब पहचान होगी। अब आइए कि ये प्रयोग क्या करेगा, प्रैक्टिकल वर्क क्या करेगा। यह जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इनके गुणों को समझने में हेल्प करता है। जब आप प्रैक्टिकल वर्क, मान लीजिए आप ये जाने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, आपको बता दिया गया, आपके शिक्षक ने बताया कि सुनो, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो इतना जो है जल बनेगा। लेकिन आप नहीं मानेंगे कि आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं। आप शिक्षक की बात को तब तक नहीं मानिएगा जब तक कि आप प्रैक्टिकल रूम में जा कर के, लेबोरेटरी में जाकर स्वयं इस पर प्रयोग नहीं करने लगिएगा, और आपको स्वयं परिणाम की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो जब आप अपने अनुभव से प्रैक्टिकल रूम में निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और वास्तव में जल की प्राप्ति होती है, तो आपका ज्ञान पक्का हो जाता है। यह एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, जो ये प्रायोगिक कार्य है, जो व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही आपको यह अनुभव देता है, वही आपको यह अवसर देता है कि आप ये समझें कि कौन सा निश्चित ऑर्डर इस वैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर पाया जाता है। उसे समझने का मौका
यही देगा। यही प्रैक्टिकल वर्क आपको यह बताएगा कि यह जो वैज्ञानिक सिद्धांत है इसकी क्या सार्थकता है, क्या यह विश्वसनीय है भी या नहीं। इसके इसके जो निश्चित क्रम है उसे समझने में सहायता प्रदान करेगा। इसका व्यवहारिक रूप कैसा होगा ये जानने में आपकी सहायता करेगा। इसकी अल्टीमेट यूटिलिटी क्या होगी उसको समझने में सहायता करेगा। तो अगर प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन जिसको आपके सिलेबस के अंदर कह रहा है, अगर वो व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य विज्ञान के पाठ्यक्रम में नहीं होगा तो आप किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं समझ पाइएगा, वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रारूप को नहीं समझ पाइएगा, वैज्ञानिक सिद्धांत के नियमों को नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि अगर एक वैज्ञानिक सिद्धांत है तो वह हर जगह एप्लीकेबल होगा, उसके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाइएगा। तो वैज्ञानिक नियम और सिद्धांतों की रिलायबिलिटी को, वैलिडिटी को, विश्वसनीयता को, सार्थकता को, उसके कॉन्सेप्ट को, इन सभी चीज़ों को समझने में, उसके निश्चित क्रम को, इन सभी चीज़ों को समझने में हेल्प कौन करेगा? यही आपका जो वैज्ञानिक जो प्रयोग है, यही जो व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य है, यही जो एक्सपेरिमेंट है जिसको आप पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, वही करेगा। तो यही सब हेल्प जो आपको करता है प्रैक्टिकल वर्क, उसी को आपको आधार बनाकर साबित कर देना है कि भाई ये हमें वैलिडिटी समझने में, रिलायबिलिटी समझने में, इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों को समझने के लिए जो निश्चित आधार चाहिए वो सब हमको प्रदान कौन कर रहा है? निश्चित ऑर्डर को समझने में, एक क्रम को समझने में, उसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी को समझने में हेल्प कौन कर रहा है? तो यही हमारा प्रैक्टिकल वर्क। अगर प्रैक्टिकल वर्क इन सब चीज़ों को करने में सक्षम है, इसीलिए तो हम प्रैक्टिकल के वर्क के आधार पर नए वैज्ञानिक खोज को कर पाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क के आधार पर जो सिद्धांत हैं वैज्ञानिक उसे समझ पाते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर या वैज्ञानिक क्रियाकलापों या प्रौद्योगिकी पर आधारित कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है उसे हम समझ पाते हैं। लेकिन उसे समझने के लिए जो आधार है वो हमें प्रदान कौन करता है? यही साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें आधार प्रदान करता है। यही जो व्यवस्थित जो प्रायोगिक कार्य है वो आधार प्रदान करता है। तो इसी को, ये सब यहाँ पर हम लोग पॉइंट के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे और इसी से साबित कर देंगे कि भाई देखिए, इन्हीं सभी चीज़ों के, चूँकि ये जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इन वैज्ञानिक सिद्धांतों के इन तत्वों को समझने में हेल्प करता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण साधन के समान है, एक टूल के समान है जो हमें वैज्ञानिक खोज करने में सहायता प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसको समझने में सहायता प्रदान करती है। इतना ही नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित कोई प्रोजेक्ट है तो उसे रियलाइज़ करने में हमारी मदद करता है। तो यही चीज़ हमें करना है। तो इसके जो निश्चित क्वेश्चन क्या बनेंगे, आंसर क्या बनेंगे और कैसे इसका आंसर लिखेंगे, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। आपको उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित